अब देखो मेरे बच्चे, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिल्कुल बुनियादी लेक्चर है और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। इस बात से कतई नजर कि आपने चीजों को पहले से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, छोड़ दिया है, जैसा भी है, ठीक है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। देखो भैया, इस चैप्टर के अंदर हमने जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है, अच्छा, और साथ ही साथ हर चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो साथ ही साथ मैं आपको जो इससे रेलेवेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो भी मैं कराता जाऊंगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इस लेक्चर से आइडियल बेनिफिट तब ले सकते हो अगर आप साथ साथ नोट करने के फड्डे में ना पड़ो, आप सिर्फ एक रफ नोटबुक लेके बैठो और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो हल करो, और जो बातें मैं करा रहा हूं उसको अपने दिमाग, दिल, गुर्दे, फेफड़े में उतारने की कोशिश करो। देखो भैया, सबसे पहली चीज हमारे पास चार्ज होती है। चार्ज को आप समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज जो आप होता है। अब ये चार्ज होता क्या है मेरा बेटा? चार्ज किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब सर, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो ये बता दें हमें। देखो भैया, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी बॉडी के पास हो सकती हैं, ये हमारे डेली रूटीन में भी नजर आता है। एक होती है बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक होती है बॉडी की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर क्या फर्क है? देखो, एक बंदा है जो कि नेचुरली खुश इखलाक है, नेचुरली अच्छा है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो किसी से भी मिलेगा, चाहे वो कोई अच्छे स्टेटस वाला बंदा हो या कोई हल्के स्टेटस वाला बंदा हो, वो खुश इखलाकी से मिलेगा, अच्छे इखलाक से मिलेगा, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है खुश इखलाकी। अब एक बंदा है जो कि प्रिटेंड करता है, अब वो अपने से अच्छे स्टेटस वाले से मिलेगा तो खुश इखलाकी से मिलेगा, और अपने से हल्के स्टेटस वाले से मिलेगा तो खुश इखलाकी से नहीं मिलेगा, बदतमीजी से मिलेगा। यहां पे खुश इखलाकी इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि सराउंडिंग इसे इफेक्ट कर रही है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, और बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि सराउंडिंग से असरअंदाज नहीं होती, वो इंट्रिंसिक कहलाती है। जो सराउंडिंग से असरअंदाज हो रही होती है वो एक्सट्रिंसिक कहलाती है। सर और मिसाल दे दें? और मिसाल ले लो भैया, जैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। आपको पता है ये बात कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है उसके ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप एक बाल्टी पानी लो, एक गिलास पानी लो, या एक दरिया का पानी ले लो, सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना रहेगा भैया? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये होती है मेरे भाई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग पे, टेम्परेचर पे, सराउंडिंग किसी भी चीज पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो चार्ज जो है ना, वो किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि यार वो दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग चार्जेस, और एक होता है जिसको हम खुद डिफाइन करते हैं, नेचुरली अकरिंग चार्जेस, और दूसरे को मैं नाम दे रहा हूं आर्टिफिशियल, ठीक है। हमने इस चैप्टर में जो ज्यादा बात करनी है वो आर्टिफिशियल चार्जेस के ऊपर करनी है। नेचुरली अकरिंग चार्जेस कौन से होते हैं? जिसको कुदरत ने बनाया है, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोटॉन है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके पास पॉजिट्रॉन है, जैसे आपके पास अल्फा पार्टिकल है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ऑल दीज आर नेचुरली अकरिंग चार्जेस। ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरली अकरिंग चार्जेस हैं। अब आर्टिफिशियल चार्जेस कौन से होते हैं और कैसे आते हैं? जल्दी जल्दी सुनते जाओ, मैं बेसिक्स रिवाइज कर रहा हूं ताकि अपने मेन टॉपिक पे आ सके। आर्टिफिशियल चार्जेस कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। अब आप बोलोगे सर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्जेस कैसे बनते हैं? देखो बेटा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास एक होता है एटम, ठीक है। ये मान लो मेरे पास कोई एक एटम है। जैसे मिसाल के तौर पे, हमने बचपन में कभी सोडियम के बारे में बातचीत सुनी होगी, तो सोडियम का मास नंबर होता है 23, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मेरे बच्चे, कोई भी जो एटम होता है ना, ये जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस को। हमें पता है ना ये बात के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, शेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन्स मौजूद है। और कोई भी जो आपका सोडियम होता है, या कोई भी जो होता है वो बेसिकली, या कोई भी जो आपका एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कोई भी जो आपका एटम होता है वो नेचुरली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नेचुरली न्यूट्रल से ये मुराद होती है कि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है।
सुनते जाना, आहिस्ता आहिस्ता सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी जो एटम है वो नेचुरली न्यूट्रल है। नेचुरली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मिसाल के तौर पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इसके आउटर शेल्स के अंदर होंगे। तो मैंने यहां पे मान लो एक कोई एटम डिफाइन कर दिया, ये कोई भी एक एटम है। अच्छा, ये मिसाल सिर्फ सोडियम के लिए नहीं है, कोई भी एटम हो सकता है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो भाई क्लोरीन में भी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। भाई एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, अब कोई भी एटम के ऊपर जो आपका नेट चार्ज होता है ना शुरू के अंदर, वो आपके पास कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको क्या करता हूं, और से देखिएगा, अगर मैं मिसाल के तौर पे क्या करता हूं मेरे भाई, अगर मैं इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, यानी कि ये एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सर एटम इलेक्ट्रॉन गेन कैसे कर सकता है? मेरे बच्चे, बचपन में कभी आपने 8वीं या 9वीं क्लास के अंदर जो है ना सोडियम क्लोराइड की बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी होगी। तो उसमें आपको यकीनन बताया गया होगा कि कैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है और नतीजे में इनके दरमियान में एक अदद आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक कॉमन अमल है केमिस्ट्री के अंदर, ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो अब मैं बता क्या रहा था, अभी आप एटम को ऐसे अज्यूम कर लो कि एटम के पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं ये कोई ऐसा एटम है जिसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैं मार्केट से कहीं उठा के लाया एक इलेक्ट्रॉन और मैंने वो दे दिया इस एटम को। अब गौर से सुनिएगा बात। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एटम दे दिया। अब मैंने इस एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने जब इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब आप बताओ क्या मैंने प्रोटॉन की गिनती में कोई तब्दीली करी? आप बोलोगे नहीं सर। तो इसका मतलब प्रोटॉन तो अभी भी 10 के 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन अब 11 हो गए। इसका मतलब अब ये बराबर तो नहीं रहे। अब जब ये बराबर नहीं रहे तो आप देखो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ज्यादा हो गए और प्रोटॉन ओवरऑल कम हो गए। मैंने किया क्या, मैंने इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर दे दिया। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे ऐसा करने से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की गिनती बढ़ गई और प्रोटॉन की गिनती कम हो गई। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का चार्ज बराबर होता है। देखो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो भी कितना है, 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। जो आपका प्रोटॉन है इसका भी चार्ज कितना है, 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन का यही चार्ज नेगेटिव में है, प्रोटॉन का यही चार्ज किस में है, पॉजिटिव के अंदर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है। तो 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं कहूंगा इसके ऊपर एक अदद क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज कैसे आता है। ये बात हमारी कहां से शुरू हुई थी कि चार्जेस जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरली अकरिंग चार्ज, एक होता है आर्टिफिशियल चार्ज। आर्टिफिशियल चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से लाजमी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। वो कैसे आता है सर, देखो मान लो ये वापस मेरे पास एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अदद एटम है और ये कोई ऐसा एटम है कि जिसके पास 7 प्रोटॉन है और साथ ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखो जब भी कभी आपको कहा जाए ना कि एटम की बात हो रही है तो जहन में रखिएगा एटम क्या मतलब यही है कि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। ये मतलब है एटम का, क्योंकि अगर एटम पे चार्ज होगा तो फिर वो एटम नहीं कहलाएगा, फिर वो आइन कहलाएगा। पॉजिटिव आइन या नेगेटिव आइन, जो आपने अपने पास कैट आइन और एन आइन के नाम से कभी पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे आगे चल के। अब देखो, अभी रावी चैनी चैन लिख रहा था मस्त जिंदगी चल रही है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मैंने क्या किया, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर कैसे आ सकता है? भैया बचपन से पढ़ते आए हो ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, चलो वो भी नहीं पढ़ा। सोडियम और क्लोरीन की बॉन्ड फॉर्मेशन तो पढ़ी है। तो उसमें सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। और जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। अब अगर मैं मान लेता हूं इस एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो अब आपके पास नई गिनती क्या हो गई भाई, देखो प्रोटॉन तो जितने थे वो उतने ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक कम हो गया तो अब कितने रह गए, 6 रह गए। आपको यहां पे नजर आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आप बोलोगे इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहली बात जो आपने अपने पास जहन में रखनी है अच्छे तरीके से, वो बात आपने ये जहन में रखनी है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा।
जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा तो बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। रीजन मैंने आपको बना के बता दिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया। शुरू में पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था, आपने इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, शुरू में पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इसका मतलब ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन में, और इलेक्ट्रॉन लूज में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज की थोड़ी सी बातचीत देख लो। चार्ज जो है ये बेसिकली इसकी हमारे पास जो एस आई यूनिट रहेगी वो हमारे पास होती है कूलम्स। जितनी भी चीजें आपसे थ्योरी के अंदर या न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं वो सब मैं आपको नोट्स में ही बता दूंगा। आपका काम सिर्फ क्या है, जब रिकॉर्डिंग मिले तो आपने रिकॉर्डिंग में मेरे बोले हुए जुमले और जो नोट्स मैंने आपको यहाँ बना के दिए हैं, ये पीडीएफ भी मिलेगी, आपने उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, कूलम हो गया। जब भी हम लिखेंगे कि भाई बॉडी पे 6 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, 7 कूलम चार्ज है, तो वो यहीं से आएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भैया, 1.6 पावर माइनस 19 कूलम्स होता है। इसको मैं एक और तरह से भी लिखूंगा, वो एक और तरह से भी देख लो किस तरह से लिखूंगा। देखो 1.6 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं डेसिमल को एक स्टेप राइट पे ले जाऊं तो ये बनेगा 16 × 10⁻⁻1। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज देख लो मेरे बच्चे, हमारे पास अभी डेसिमल का, अभी डेसिमल को मैंने मूव कहां पे किया है, राइट साइड पे किया है। तो जहन में रखिएगा जब कभी भी डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा तो आपके पास जो पावर है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। डेसिमल जब भी राइट में मूव करेगा पावर नेगेटिव में आएगी। जब डेसिमल लेफ्ट में मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिखूं 0.0072, अब मिसाल के तौर पे मुझे डेसिमल को ना 1 2 3 यहां पे लेकर आना है, इस प्लेस पे लाना है। देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कहूंगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, में, क्योंकि डेसिमल कहां जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। जब भी राइट पे जाता है पावर कैसी आती है, नेगेटिव में आती है। और कितनी प्लेस आए, 1 2 3 प्लेस आए, तो 7.2 इंटू 10⁻⁻3। सिमिलरली राइट पे जाने की भी, लेफ्ट पे जाने की भी मिसाल देख लेते हैं। 7 3 4 5 6 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है। अभी इसके अंदर डेसिमल कहाँ है, ये रहा डेसिमल, तो 1 2 3 4, ठीक है। मान लो मैं 7 से पहले लेकर आ रहा हूं डेसिमल को यहाँ, तो ये बनेगा 7.3456, वैसे ही सिखा रहा हूं। 1 2 3 4, 4 हो गया, तो 10 की पावर में आ गया आपके पास ये +4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी। इसको मैं लिखूंगा किस तरह से, 16 × 10⁻⁻1, और 10⁻⁻19 है पहले से। ये बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात कर रहा हूं कि मैंने 1.6 को लिखा 16 × 10⁻⁻1 और 10⁻⁻19 पहले से आ गया। और इसको मैं मिला के लिख रहा हूं 16 × 10⁻⁻20 कूलम्स। यानी कि कई दफा ऐसा होगा कि जब मैं चार्ज का वैल्यू लिख रहा हूँ ना, तो मैं बार बार इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ 16 × 10⁻⁻20 कूलम। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर ये तो 1.6 पावर -19 होता है, आपने इसको 16 × 10⁻⁻20 क्यों लिख दिया। चलो अभी तक जितना बड़ा है जल्दी से देख लो, रिवाइज कर लो। हमने क्या देखा, चार्ज किसी भी बॉडी की कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सही है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के साथ इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, बॉडी पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करती, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने भी पानी का उतना ही होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास फिर हमने देखा कि चार्ज कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा यार एक तो नेचुरली अकरिंग चार्जेस है जो कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स है। आगे चल के आप न्यूक्लियर फिजिक्स में और भी पढ़ लोगे, ठीक है। फिर आपने देखा कि कुछ आर्टिफिशियल चार्जेस होते हैं। आर्टिफिशियल चार्जेस किस तरह से होते हैं कि आप कभी भी कोई एटम होता है उसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे या उससे आप इलेक्ट्रॉन लोगे, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उससे लोगे तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन उससे दोगे तो चार्ज नेगेटिव आएगा। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 पावर -19 कूलम, और उसको मैं 16 × 10⁻⁻20 कूलम भी लिख सकता हूं। कैसे, डेसिमल को आगे की जानिब, यानी कि इस डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करके, क्योंकि 16 को ना कैंसिल करना मेरे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। अब चार्ज की जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ना उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर मजीद आगे चलते हैं लेकर। देखो
हमारे पास चार्ज की जो मजीद प्रॉपर्टीज है वो ये कि मेरा बेटा जब कभी भी आपके पास लाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे भाई मेरे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसके आगे मेरे बच्चे आप अपने इसके चार्जेस भी लिख लो। लाइक चार्जेस है तो इसका मतलब क्या होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, सिमिलरली या तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव वाला चार्ज होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, या पहला नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सही हो गया। इसी तरह से मेरा बेटा हमारे पास जो चार्जेस हैं वो स्केलर क्वांटिटी है। अब सुनना गौर से बात को, और आप लोगों ने वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अपने माजी में, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो भैया, हमें यह बात पता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और आपने इनको ऐड करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप ए को उठा के बी में ऐड कर दोगे। हमने ये बात देखी हुई है कि हमारे पास जब कभी भी वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो उसका तरीका होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने का। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बचपन में देखा होगा ना, क्लास 11 में कभी ना कभी आपने ये फॉर्मूला, लॉ ऑफ कोसाइन जिसे कहते हैं। यानी कि जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के दरमियान में, किन दोनों के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में बनने वाले एंगल पर डिपेंड कर रहा होता है, इस पर इन्हिसार होता है। जबकि स्केलर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, यानी कि अगर एक नंबर आपका 2 है, एक नंबर आपका 3 है, आपको इनके दरमियान में कोई थीटा नहीं चाहिए, दो को 3 में जोड़ोगे आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा उठ के। तो चार्जेस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। आगे चल के मैं जब भी चार्जेस को ऐड कर रहा हूंगा, मैं बोलूंगा Q1 प्लस Q2, तो सीधा सीधा जो भी नंबर की एडिशन होती है ना, बचपन में जैसे पढ़ते आए हो, 5 में 7 को जोड़ा 12 आ गया, 12 में 4 को जोड़ा 16 आ गया, बिल्कुल वैसे ही आप यहां पे चार्जेस को ऐड करोगे। जहन में रखिएगा, अभी पिछले साल यही सवाल आया था और पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर वेक्टर लगाया था। हालांकि चार्जेस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज ऐड भी किस तरह से होता है, स्केलर्स की तरह होता है। मतलब भाई मैं कहता हूं एक चार्ज है 2 कूलम का, एक चार्ज है 6 कूलम का, भाई मिला के कितना चार्ज हो गया, 8 कूलम का हो गया। चार्जेस के दरमियान में डायरेक्शन एक सेंसलेस बात है, चार्जेस के दरमियान में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर आपके जहन में कहीं आ रहा है तो वो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो हम कूलम्स लॉ में पढ़ लेंगे आगे चल के, उससे परेशान नहीं होना। अभी हम सिर्फ चार्जेस को समझ रहे हैं। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज आपने यहां पे पढ़नी है। ठीक है। अब यहां पे बच्चे जो आपका चार्ज है, अब इसकी ना दो तीन प्रॉपर्टीज और है। अब देखो समझो जरा आपका चार्ज अगर रेस्ट में है, आपका चार्ज अगर कैसा है, रेस्ट में है, रेस्ट वाले चार्ज से क्या मुराद है कि भाई इसकी वेलोसिटी एक नल वेक्टर है या इसकी वेलोसिटी जीरो है। आपका एग्जामिनर किसी भी तरह से ये बात कह सकता है, ध्यान में रखिएगा। नल वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, उसकी वेलोसिटी एक नल वेक्टर है। सही। तो अगर कोई चार्ज आपका रेस्ट में है तो जहन में रखिएगा इस चार्ज के सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी कि चार्ज के पास सिर्फ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये जो चार्ज है ये मूव कर रहा है, अब देखो मूव करना हो सकता है दो तरीके से। मूव करने का मतलब क्या है, चलना सराउंडिंग के एतबार से। यानी कि मूवमेंट आप किसे कहते हो, अगर सराउंडिंग के लिहाज से बॉडी की पोजीशन क्या हो रही हो, तब्दील हो रही हो। भाई मान लो मैं एक सड़क पे खड़ा हुआ हूं ऐसे, और यहां पे एक बस आ रही है, ये बस है, बस ऐसे मूव करती आ रही है। अब मेरे लिहाज से बस पहले यहां थी पोजीशन ए पे, थोड़ी देर बाद बस यहां पे आ गई पोजीशन बी पर, और थोड़ी देर बाद बस यहां पे आ गई पोजीशन सी पर। यानी मेरे लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू मी पोजीशन ऑफ द बस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। पहले ए पे थी, फिर बी पे आई, फिर सी पे आई, तो बस मोशन में है। तो कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, चलती है, तो भैया वो दो तरह से चल सकती है। या तो वो ऐसे चलेगी कि इसकी वेलोसिटी एक अदद क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स वेलोसिटी से चल रही है। या वो मूव ऐसे कर सकती है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल से क्या मुराद है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हो सकता है बढ़ रही हो सकता है कम हो रही हो, दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं यहां पे। अब अगर बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो या एक्सेलरेशन हो जाएगा नल वेक्टर। सर कैसे आपने ये बात कह दी, भैया बचपन में कभी आपने
एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया ना भाई। इस एतबार से मैं कह सकता हूं कि अगर बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखो यहां पे, अगर बॉडी का वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। आप इतनी बात कहोगे कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो है। अब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे फोर्स कैसी लग रही है। इस सवाल को आप छोड़ दो, जब हम काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस मोटी मोटी बात जो हमने जहन में रखनी है वो क्या, चार्ज की ना तीन हालतें हो सकती है रेस्ट मोशन या के एतबार से। एक तो चार्ज रुका हुआ है, सराउंडिंग के एतबार से चार्ज रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। तो मैंने वो बताया आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा। एग्जामिनर बोलेगा चार्ज रेस्ट में है, एग्जामिनर बोलेगा चार्ज का वेलोसिटी जीरो है, चार्ज का वेलोसिटी नल वेक्टर है। तो भाई जहन में रखिएगा, जो भी कोई चार्ज रेस्ट में, उसके सराउंडिंग में सिर्फ एक क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि चार्ज मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से, तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करे चले जा रहा है। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी कि फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए चले जा रहा है, और 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 5 से ही जाए चले जा रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा। तो इस केस के अंदर जो चार्ज है, इसकी सराउंडिंग में आपके पास एक तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के पास हमेशा होगी, क्योंकि जो चार्ज है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से ही आती है। दूसरी चीज इसके पास होगी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, वो पूरा हमारा इसी से डील करेगा। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जानदार होना कितना जरूरी है। जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है ये काम। ठीक है, कैसे तो खैर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स से बाहर हो जाएगी चीज। अगर किसी ने इसको पढ़ना हो ना कि मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको देख लेना, अगर समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बीएससी एमएससी लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिकली है। ये नहीं पढ़ेंगे हम कि मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, लेकिन बाकी उसकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़े होंगे जो हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, खैर अब आगे देखो। अगर चार्ज मूव कर रहा है और वो मूव ऐसे कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, वेलोसिटी हो सकता है बढ़ रही हो सकता है कम हो रही हो सकता है रैंडमली चेंज हो रही हो। इस केस में चार्ज के पास सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्योंकि वो चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी क्योंकि वो मूव कर रहा है, और चूंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये एक अदद एक्सेलरेटेड चार्ज है। भाई जाहिर है ना, इसके पास एक्सेलरेशन है, तो चार्ज कैसा हुआ? ये एक्सेलरेटेड चार्ज हुआ। और ये एमसीक्यू पता नहीं कितनी दफा पूछा गया है, इसलिए मैं यहीं पे लिखवा रहा हूं एक ही बार। ये एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता जाएगा। ये क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? एनर्जी होती है। वो आपने बचपन में पढ़ा है ना, फोटोन का कॉन्सेप्ट, कि फोटोन इमिट कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी की सारी, चाहे वो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, विजिबल है, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये वाला टॉपिक हम कहां पढ़ेंगे? ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। अब देख लो, चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्ज आपके पास चला गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो समझ लो पूरी एक ही फैमिली है ये। कोई भी एक चैप्टर आपका वीक है तो आपके आगे वाले चैप्टर ऑटोमेटिकली वीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लिएगा। चार्ज रेस्ट में है तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। एक्सेलरेटेड चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कर रहा होगा, यानी कि एनर्जी इमिट कर रहा होगा। ठीक है भैया। अब हमारे पास एक और सवाल जो अभी माजी में आया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से ही डील करता है, वो ये है। मैंने आपको एसआई यूनिट तो चार्ज का बता दिया। हमें पता है ये बात कि एसआई यूनिट के अलावा भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सीजीएस भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। आप लोग अमूमन केमिस्ट्री के अंदर जब सिस्टम यूज करते हो ना, अपनी लैब्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन करते हुए,
यूजुअली यूजुअली बता रहा हूं मैं आपको ये बात, कि यूजुअली ये अमूमी तौर पे आप लोग सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो चार्ज की यूनिट है वो ईएसयू कहलाती है। इसे आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको आप कहते हो स्टैट कूलम। ये फ्री के नंबर होते हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें यूनिट पूछी हुई है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको पता होनी चाहिए चीज। अब जैसे जो आपका फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। अभी पिछले साल पूछा उन्होंने आगा खान के पेपर में कि इसको ना सीजीएस की यूनिट क्या है, तो वो डाइन है। मतलब कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है इसमें, कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, इसे मैं लिख भी देता हूं। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा बच्चे, मैं बार बार ये बात आपको कह चुका हूं कि आप जब कभी भी नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करो कि आप नोट्स बनाते हुए फुल फॉर्म लिखो। मैं अगर कहीं डंडी भी मारता हूं ना, जैसे देखो मैंने यहाँ पे डंडी मारी, मैंने यहाँ पे ईएफ लिखा, आप पूरा लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जाहिर है मैंने ये चीज 25 दफा पढ़ानी होती है तो मुझे याद रहती है, आपने पहली दफा पढ़नी होती है तो आपके जहन से निकल जाएगा ईएफ क्या है। बाद में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, दोबारा से लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखते हो। आपके पास क्या है, ईएसयू, या इसको आप कहते हो स्ट्रेट कूलम। इसी की कन्वर्जन भी देख लो भाई। एक कूलम में मेरे बच्चे हमारे पास होता है 3 × 10⁹ ESU, या 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है। अब मेरा बेटा यहां पे हमारे पास इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। पहले मुझे बता दीजिए यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो मैं इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट पे चलता हूं और जो चीजें हैं वो आपको बता देता हूं जहां से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब देखो भैया, अब जो है ना वो दिमाग के सारे ढकने खोल के अपने सुनना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में करने के लिए दूंगा या आज की क्लास में कराऊंगा न्यूमेरिकल के एतबार से, वो इसी टॉपिक से डील करते हैं जो अब मैं आपको बताने लगा हूं। ठीक है। आ, इस टॉपिक से दो सवाल यूबीआईटी के पास पेपर्स के अंदर भी आए हुए हैं, वो भी आपको बताता हूँ। यूबीआईटी कराची यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनका टेस्ट जो है वो ओवरऑल मुश्किल होता है। तो अब देखो, टॉपिक का नाम है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो भैया, क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है? क्वांटाइजेशन से मुराद होती है पैकेटाइजेशन। सर आपने और एक मुश्किल नाम ले लिया, ठीक है, आसान करते हैं चलो अभी। पैकेटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, अभी आसान कर देते हैं, परेशानी की बात नहीं है। देखो भैया समझो, देखो भैया, मान लो आपके पास ये एक एटम है, समझना, ये एक एटम है, ठीक है। अभी एटम जो है वो न्यूट्रल है भाई, हमें पता है ना ये बात कि कोई भी जो एटम होता है मार्केट में वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा, आज के बाद ना अपने जहनों से ये बात निकाल दीजिएगा कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसके पास चार्ज नहीं है। ये बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ दो। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, ये मतलब है। सही है। अब आप बोलोगे सर जो हम न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर तो चार्ज नहीं होता। वो आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, जब मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रॉन खुद जो है ना वो क्वार्क से मिलकर बनता है। तो एक अप और दो डाउन क्वार्क होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो उसको भी रहने तो बाद में देखेंगे क्वार्क क्या कॉन्सेप्ट क्या है। खैर, तो न्यूट्रल का मायना आज के बाद आपके जहन में क्या आना चाहिए भाई? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज को ज्यादा करोगे या कम करोगे, तो बॉडी पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इस एटम को चार्ज देता हूं, यानी कि अगर मैं इस एटम को इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो होगा क्या भाई? ये अगर मैं इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ अपना चार्ज लेकर आएगा ना एटम पे। तो इसका मतलब मैं कहूंगा इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया कितना? 1.6 ⁻⁻19 कूलम का। क्यों सर? अरे भैया, मैंने इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया। जी सर, आपने इलेक्ट्रॉन दिया। तो भाई जब मैंने इस एटम को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज भी तो साथ में लेकर आएगा। बिल्कुल लेकर आएगा। तो गोया अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो इसके पास आ गया। ठीक है। अब मान लो अगर मैं इसे दो इलेक्ट्रॉन देता, एक के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन देता? दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता? पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना चार्ज लेकर आता 1.6 ⁻⁻19 कूलम। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपना चार्ज लेकर आता 1.6 ⁻⁻19 कूलम। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बनता है? माइनस का 3.2 ⁻⁻19 कूलम। समझिएगा भी आहिस्ता आहिस्ता बात। जब आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज कितना आया? 1.6 ⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज साथ में लाया। जब दो दिए तो इनका चार्ज कितना हो गया? ये हो गया। सर चार्ज इतना कैसे हुआ? अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, चार्ज सीधा सीधा ऐड हो जाता है।
तो पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 पावर माइनस 19, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर से 1.6 पावर माइनस 19। तो 1.6 पावर माइनस 19 को 1.6 पावर माइनस 19 में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 3.2 पावर माइनस 19 कूलम। गोया इतना चार्ज हो गया। अब ये चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझो समझो समझो। सर इसमें क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन ये है कि अगर कोई बॉडी चार्ज लेना शुरू करती है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना शुरू करती है, तो या तो बॉडी पर ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या ये एग्जिस्ट कर सकता है, इनके दरमियान में, इनके बीच में नहीं हो सकता। ये बात समझने वाली है, समझना क्यों। देखो बॉडी या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगी या एक इलेक्ट्रॉन के बाद डायरेक्टली क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन लेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी 1.2 इलेक्ट्रॉन ले ले, पॉसिबल है नहीं है भाई। एक इलेक्ट्रॉन और 0.2 इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकती है? तो एक इलेक्ट्रॉन लेगी या दो लेगी या तीन लेगी या चार लेगी या पांच लेगी। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन या पैकेटाइजेशन। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पर जब एग्जिस्ट करता है तो वो पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगी तो वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में करेगी। या तो एक करेगी, दो करेगी, तीन करेगी, चार करेगी, पांच करेगी, छह करेगी। ये नहीं हो सकता कि बॉडी, ये पॉसिबल नहीं है 1.2 करे। ये पॉसिबल नहीं है कि बॉडी 3.75 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे। ये पॉसिबल नहीं है कि बॉडी 12.09 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे। नॉट पॉसिबल। ठीक है, या मैं लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन इस तरह से। या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा या क्या होगा, चार होगा। मतलब जर्नल होगा। और क्या जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, एन इंटू ई कर सकते हैं। एन से क्या मुराद है भाई? एन से मुराद आपके पास है इंटीजर। एन इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सुनो वापस। क्वांटाइजेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पर जो एग्जिस्ट कर सकता है वो पैकेट्स की फॉर्म में कर सकता है, वो इंटीजर की फॉर्म में कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी रैंडम नंबर, डेसिमल वाला या नॉन इंटीजर वाला, आप बोलोगे बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन रख सकती है, नहीं रख सकती। ठीक है, क्यों नहीं रख सकती? रीजन हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाहिर है या तो पूरा आएगा या पूरा ही नहीं आएगा। तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा। ये होती है आपके पास क्वांटाइजेशन। अब समझो, इसी को एक कभी कभार किताब वाले इन टर्म्स ऑफ चार्ज समझाते हैं। किताब वाले ऐसे कहेंगे कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, अब समझना गौर से बात को, ताकि किताब पढ़ो तो मजा भी है। बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगी तो माइनस वाला चार्ज होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो प्लस चार्ज होगा। ठीक है ना भाई? भाई अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सही। तो बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो 1.6 पावर माइनस 19 कूलम होगा, या इसके बाद 3.2 पावर माइनस 19 कूलम होगा, या इसके बाद 4.8 पावर माइनस 19 कूलम होगा, या इस तरह से चलता जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप ये बना कैसे रहे, नहीं समझ में आया। चलो फिर रिपीट करता हूं मैं, देखो कैसे बना। जब मेरे भाई बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया तो ये चार्ज होगा। सर प्लस माइनस क्यों लिखा है? मेरे बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा ना भाई। अभी तो ऊपर पूरी तकरीर की थी, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक ही प्रोटॉन बढ़ा ना वहां पे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 पावर माइनस 17 कूलम आएगा। ये कब आएगा? जब वो या तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या दो लूज करेगा। तो 1.6 पावर माइनस 13 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये कब आएगा? जब वो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1.6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज बन जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो या तो 1.6 पावर माइनस 19 कूलम होगा या 3.2, इनके दरमियान में नहीं हो सकता। यानी अगर कोई बोले कि यार किसी बॉडी के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है 2 × 10 पावर माइनस 19 कूलम, हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप बोलो भाई या तो 1.6 पावर माइनस 19 है और इसके बाद सीधा 3.2 पावर माइनस 19 है, दरमियान में 1.7 पावर माइनस 19, 1.8 पावर माइनस 19 या 1.2 पावर माइनस 19, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी अपने पास क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। ध्यान में रख लीजिएगा ये बात। ठीक है, अभी अभी हम निकालना भी सीखेंगे कि कैसे आप निकालोगे कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। फिलहाल कॉन्सेप्ट का फील लेते चलो। अब ये होगा, अब कोई आपको बोले यार कोई बॉडी ने क्या करा, इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए कि मिसाल के तौर पे बॉडी पे चार्ज आ गया 4.0 पावर माइनस 19 कूलम। अब आपने कॉन्सेप्चुअली चीज को पढ़ा हुआ है, आपको ये बात पता है 3.2 पावर माइनस 19 दो पे होता है,
4.8 पावर माइनस 19 3 पे होता है। अब ये कह रहा है कि बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, तो ये ऑब्वियस सी बात है अपने पास पॉसिबल होने वाला नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि इसका मतलब है कि बॉडी ने 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज किया या 2.5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप जनरलाइज कर सकते हो कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको इस तरह से लिखा जाता है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाई बाय एन। दिस इज द टोटल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन द बॉडी। किताब में इसके लिए एक टर्म और यूज होती है कि जो बॉडी पे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं ना, उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज से क्या मुराद होती हैं? जो डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती डिस्क्रीट में। जैसे 1.6 पावर माइनस 19 है, इसके बाद 3.2 वाली है तो बीच में नहीं आ रही, तो ये डिस्क्रीट सेट्स ऑफ वैल्यूज है। तो यहां मेरा बेटा हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है कि क्यू टोटल बराबर है एन इंटू ई के। यानी कि एन से क्या मुराद है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी ने गेन करे या लूज किए। ई से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि होता है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसी के अंदर भाई एक चीज और जहन में रखो, फिर मजीद सवाल देखते हैं। ये जो आपका ई होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या नाम देते हैं इसे? ये कहलाता है अपने पास फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। ठीक है, इसे फंडामेंटल चार्ज क्यों कहते हैं भैया? इसे फंडामेंटल चार्ज इसलिए कहते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन फिर समझाता हूं। दिस इज द मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी। ये मिनिमम चार्ज है जो किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता। अब आप बोलो क्यों सर? हालांकि आपको बता चुका हूं मैं क्यों। देखो, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक एटम है, मान लो ये मेरे पास कोई एक एटम है मिसाल के तौर पे। हमें ये बात पता है किसी भी, अच्छा एटम से मुराद कोई बॉडी भी हो सकती है, उसको एक काम करता हूं यहाँ बॉडी लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास, जाहिर है बॉडी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे आइटम्स। ठीक है, ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, पता है आपको ये बात। मैं कहता हूं ये बॉडी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब आपने मुझे बताना ये है, देखो समझना इस बात को, आपने मुझे बताना ये है कम से कम ये बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। लूज में भी यही होगा, अगर हम कहते थे भाई ये बॉडी लूज कर रही है तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। अब बोलोगे यार कम से कम जो पॉसिबिलिटी है वो तो एक की है। भाई इससे कम तो ये गेन नहीं कर सकता ना। भाई अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है ताकि उस पर चार्ज आए, या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है ताकि उस पर चार्ज आए, तो कम से कम क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और इससे कम तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। अब पढ़ो, यही स्टेटमेंट तो ऊपर लिखी थी मैंने, मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इज ई। और इसको किताब वाले कई दफा ऐसे भी लिखते हैं प्लस माइनस ई। तो अब आपको सारी कॉन्सेप्ट पता है। प्लस माइनस ई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर उसने लूज किया होगा एक इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या आएगा? प्लस ई आएगा। अगर उसने गेन किया होगा एक इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या आएगा भाई मेरे? फिर आएगा माइनस क्या ही आएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक, सब चीजें हमें समझ में यहाँ पे आ रही है। अब देखो भैया इसके सवालात कैसे कैसे फ्रेम होते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से, अगर हम इसको देखते चले। देखो भैया सबसे पहले तो अगर आपको कह दिया जाए, मान लो पांच इलेक्ट्रॉन गेन किए बॉडी ने, या मैं आपको कह दूं कि यार 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए बॉडी ने, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए बॉडी ने या 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए बॉडी ने। आप मुझे बताओ बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या है? ये मेरा सवाल है। आपने क्या बताना है मेरे भाई कि बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या है? आप बोलोगे सर कोई मुश्किल नहीं है, कैसे करेंगे? क्यू टोटल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय ई, ऐसे ही है। अब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 5 आया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली क्या है? 1.6 पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे ही है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.6 से, तो भाई ये लिखा 1.6, ये आया आपके पास 5। ये आपने इधर करा 6, 5 टाइम्स क्या होता है भाई? 30 होता है, 3 वहां चला गया। 5 1 टाइम्स 3 और 3 5 1 टाइम 5 और 5 में 3 को ऐड किया तो 8। डेसिमल से पीछे यहाँ पे एक डिजिट है तो भाई एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। ये बन गया मेरे बच्चे आपके पास 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यानी कि टोटल चार्ज बॉडी के पास कितना आ रहा है? 8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब जब आप गेन वाले का आंसर लिखोगे, देखो अब मैं पहले लिख रहा हूं गेन वाले का आंसर। हमें पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। तो माइनस का 8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। तो यही आंसर आप बोलोगे 8 इंटू 10 पावर माइनस का 19। अब एक सवाल आपको दे रहा हूं, जल्दी से एक सवाल करके बता दो।
मान लो बॉडी ने 7 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बॉडी ने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जल्दी से बता दो कि बॉडी पे टोटल चार्ज क्या आएगा दोनों केसेस के अंदर। आपके एंड पे बॉल है। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो मैंने आपको सवाल दिया था इसका आंसर बिल्कुल सही है। जितने बच्चों का आ रहा है 11.2 इंटू 10 पावर -19। कैसे करना है, वही है आपके पास Q टोटल इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। n कितना है आपके पास 7 है और E कितना है आपके पास 1.6 पावर -19 है। अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है किसको किससे, 1.6 को 7 से। 7 6 टाइम्स क्या हो जाता है 42, 4 वहां गया। 7 1 टाइम्स 7 और 7 में 4 को आपने ऐड कर दिया तो 11 आ गया। और डेसिमल से पीछे सिर्फ एक डिजिट है तो आपने एक डिजिट से पहले क्या कर दिया, अपना वो करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा बेटा आपके पास बन गया 11.2 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, अब गेन वाले में जो इसका आंसर आ रहा है, जाहिर इलेक्ट्रॉन जब गेन होंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 11.2 इंटू 10 पावर -19। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो यही चीज प्लस में आ जाएगी, प्लस का 11.2 इंटू 10 पावर -19, और आगे आप क्या प्लेस कर दोगे, कूलम प्लेस कर दोगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मेरे बच्चे इसी के अंदर आप देखो यहाँ पे एक सवाल देखो। अभी मैंने आपको बोला था ना कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें पता चलता है कि चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब उन सवालों की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहता हूं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल एग्जिस्ट इन, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, क्वेश्चन है लेट्स से 2.4 इंटू 10 to the power -19 कूलम चार्ज। देखो मैंने आपसे सवाल क्या पूछे, पहले आप ये सवाल को एनालाइज करो। सवाल ये है मेरे बच्चे कि आपके पास, गौर से देखो, सवाल ये है कि आपके पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है 2.4 इंटू 10 पावर -19 कूलम का। अभी मुझे ये बात नहीं पता कि ये चार्ज एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकता, अभी देखेंगे हम। यही तरीका देखेंगे कैसे आप चेक करोगे। मैंने बोला कि एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर ये चार्ज है, आपने बताना है कि यार कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ने गेन किए होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ने लूज किए होंगे। आसान जबान में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मिलाकर ये चार्ज फॉर्म करेंगे, समझना। अभी हम जितने भी सवाल करें ना, 2 या 3, उसमें आपका मेन कंसर्न क्या है या उसमें आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए। पहली चीज आपने ये देखना है कि ये बताया जाए कि भाई ये चार्ज एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं। ये पहली चीज है कि भाई आया ये चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। दूसरा, अगर एग्जिस्ट कर सकता है, फिर आप बताओगे कि हाँ यार कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये चार्ज बना रहे होंगे या ये चार्ज डिफाइन कर रहे होंगे। तो भाई तरीका कार बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ E, और N विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E। अब समझते जाइएगा भाई, Q यहां पे कितना गिवन है, 2.4 इंटू 10 पावर -19। E कितना है आपके पास भाई, 1.6 पावर -19। सही हो गया। अब पावर -19 से पावर -19 मर गया, ये आता है अपने पास 2.4 और डिवीजन में आ गया हमारे पास 1.6। अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 करता हूं। सर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 क्यों किया आपने, ताकि भैया ये जो ऊपर डेसिमल है वो खत्म हो जाए। जब डेसिमल खत्म हो जाएगा तो मेरे लिए चीज को डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 24/16 कर दिया। अब मुझे चूंकि 1 से लेके 20 तक के टेबल्स याद है, जो कि आपको भी याद होने चाहिए, तो 8 2 टाइम्स क्या हो जाता है 16, और 8 3 टाइम्स क्या हो जाता है 24 हो जाता है। और 3/2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1.5 हो जाएगा। सही ना भाई, 3/2 क्या होता है आपके पास, 1.5 हो जाता है। ये कैसे निकाला भाई, ये भी देख ले यार। 2 1 जा 2, 2 1 जा हो गया 2, 2 1 जा 2, 1 लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब देखो 3 में से जब मैंने 2 को माइनस किया, ये बेसिकली मैं ये हरकतें कर रहा हूं। देखो 2 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया। अब 2 1 टाइम्स हो गया 2, तो जब 3 में से मैंने 2 को माइनस किया क्या बचा 1। अब 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो मैंने यहाँ डेसिमल लगाया और डेसिमल लगाने के बाद यहाँ 0 लगा दिया। अब 2 5 का क्या होता है 10 होता है, और 10 से 10 आपके पास खत्म हो गया, तो इसका मतलब 1.5। ये मेरे पास क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया उठ करके। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरे पास। अब 1.5 आंसर आ रहा है। अब जरा बात को समझिएगा, ये हमने किया क्या था, हमने n का वैल्यू निकाला है मेरे बच्चे। हमने क्या निकाला है, n का वैल्यू निकाला है। और n मैंने अभी आपको ऊपर लेक्चर में पढ़ाते हुए बताया था कि n बेसिकली क्या है, n हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब आपने जो कैलकुलेशन करी है ना मेरे भाई, इस कैलकुलेशन में एन का वैल्यू आ रहा है 1.5। गोया आप कह रहे ये हो कि यार बॉडी पे ये चार्ज एग्जिस्ट तब करेगा अगर बॉडी 1.5 यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर दे या लूज कर दे। समझे इस बात को? अगर बॉडी 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो भाई बॉडी पे 2.4 इंटू 10 पावर -19 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये आपने बोला है यहां पे, इसका मतलब ये निकलता है यहां पे। अब आपको ये बात पता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन बॉडी पे हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता फिर आप बोलोगे ये जो 2.4 इंटू 10 पावर -19 है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको आइडिया हुआ हम किस तरह से देखते हैं कि एग्जिस्ट कर सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो आप अपनी कॉपी के नोट्स में यहां पे कंक्लूजन क्या लिखोगे? आप कंक्लूजन ये लिखोगे कि अगर आपने n का वैल्यू निकाला, और n का वैल्यू क्या है? q डिवाइडेड बाई ई। तो अगर आपने q बाई ई का वैल्यू निकाला और ये वैल्यू आ रहा है नॉन इंटीजर, क्या आ रहा है? नॉन इंटीजर, इसका मतलब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हुए हुए प्यास और नस के पेपर के अंदर। चार्ज नीचे लिख देते हैं, यहां तो पूरा नहीं आएगा। चार्ज चार्ज यहां लिख देते हैं, चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर ये नॉन इंटीजर आ रहा है, अभी आपको इंटीजर नॉन इंटीजर की पहचान भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट ध्यान में रखिएगा। और अगर अगर आपने इसको सॉल्व किया n इज इक्वल टू क्यू बाई ई को, और इसका आंसर आपके पास आ रहा है ना इंटीजर, इसका आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। तो आप बोलोगे यहां पे कि भाई साहब चार्ज यहां पे क्या होगा? चार्ज यहां पे एग्जिस्ट करेगा और जो आंसर आएगा n का उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इस चार्ज को एग्जिस्ट करा रहे होंगे। अच्छा अब पहले एक सवाल और करते हैं ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लो मैं आपको कहता हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अब जल्दी से ये आपने करके बताना है। How many electrons how many electrons will, जहन में रखना मैंने डेसिमल को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 किया था, आप भी इसी तरह से करना। How many electrons will form a charge of 8.0 into 10 की पावर -19 कूलम ऑन अ बॉडी। बताना आपने यही दो चीजें हैं कि भाई आपके पास पहले ये कि चार्ज एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन है जो कि ये चार्ज को एग्जिस्ट करा रहे हैं। देखो भैया जितने लोगों का आंसर इसका नॉन एग्जिस्ट और 5 आ रहा था या 0.5 आ रहा था या कुछ भी और एक्सपायर्ड आंसर आ रहा था जिसमें उन्हें लग रहा था कि चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उनके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और से देख ले। तरीकाकार क्या है भाई? आप वही करोगे, n इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ई। क्यू हमारे पास क्या दिया है? 8 इंटू 10 पावर -19, और हमारे पास दिया हुआ है 1.6 पावर -19। ठीक हो गया? ये और ये आपके पास चला गया, क्या आ गया यहाँ पे? 8 डिवाइडेड बाय 1.6। मैंने आपको डेसिमल खत्म करने का सबसे आसान तरीका बताया था कि भाई 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल एक प्लेस राइट पे आएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। सही हो गया? अब देखो आपने जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर आपके पास बन गया 80 और नीचे आपके पास बन गया 16। ठीक है? अब जितने बच्चों का आंसर 0.5 आ रहा था वो जहां तक मुझे लग रहा है वो गलती क्या कर रहे थे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। ऊपर अगर आप 80 रहने दोगे और नीचे 16 कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर 0.5 आएगा। ठीक है? जो कि मेरे केस में नहीं आएगा क्योंकि जाहिर है मैंने सही काम किया है। जब कभी भी आप जहन में रखना इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। ये बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और बेसिक मैथ्स का असूल है। आप अपनी मर्जी से इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? अब 16 का टेबल है भाई, 16 1 टाइम्स और 16 5 टाइम्स आपके पास क्या होता है? 80 होता है। गोया कि आपका जो आंसर आ रहा है क्यू अपॉन ई का, वो आंसर एक अदद क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है आपके पास एक अदद इंटीजर। और ये इंटीजर बेसिकली ये बता रहा है, ये इंटीजर ये बता रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन 5 एग्जिस्ट करेंगे तो बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 पावर -19 कूलम का चार्ज आएगा। तो गोया मेरे बच्चे अब तक हमने ये बात समझ ली कि अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाली और वो इंटीजर आ रही है, मिसाल के तौर पे अगर वो क्या आ रही है भाई, अगर वो इंटीजर आ रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा आपके पास? हमेशा क्या होगा इंटीजर में? बॉडी के ऊपर वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही आपके पास
इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि चाहिए इसको चार्ज को डिफाइन करने के लिए बॉडी पे, ठीक है। अब इंटीजर और नॉन इंटीजर की पहचान देख लीजिए, और ये जरूरी है क्योंकि फिर आप वरना बाद में फंस जाओगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होता है कि यार सर नॉन इंटीजर का मतलब तो सीधा डेसिमल वाला नंबर हो गया ना। अब देखो मैंने ऊपर जो है ना यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे कहीं भी डेसिमल वाला नंबर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखते हुए क्या लिखा है, नॉन इंटीजर नंबर। मैंने क्या लिखा है, नॉन इंटीजर, किसी वजह से लिखी है मैंने ये बात। अब देखो इंटीजर वाले नंबर्स कौन से होते हैं, देखो भैया, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं 2 इंटीजर है, अब बोलोगे इंटीजर है। मैं कहूं 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये इंटीजर है। अब बच्चे बोलेंगे नहीं सर वन ये तो नहीं है, ओ भाई ये भी इंटीजर है। क्यों मेरे बच्चे, जब आप 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसने 12 बन जाना है ना। तो ये 1.2 इंटू 10 तो 12 को लिखने का एक तरीका है तो ये इंटीजर सही है। सिमिलरली मैं आपको कहूं भाई मिसाल के तौर पे 1.375 मल्टीप्लाई बाय 1000, या इसको 10 पावर 3 भी लिख सकता था 1000 को मैं। अब मैं पूछूं ये इंटीजर है, आप बोलो यार 1.375 तो डेसिमल है। ओ भाई आप सिर्फ 1.375 को क्यों देख रहे हो, आप इस पूरे नंबर को देखो। भाई जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, भाई जितने जीरोज होते हैं डेसिमल उतना आगे चला जाएगा। कितने जीरोज हैं, 3, तो 3 स्टेप आगे जाएगा। तो क्या बन गया 1375, गोया कि आपके पास ये इंटीजर है। अब नॉन इंटीजर क्या होते हैं जरा ये समझ लो। नॉन इंटीजर क्या होते हैं, नॉन इंटीजर वो है जिसके अंदर आप 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो, उसके बावजूद डेसिमल गायब ना हो, डेसिमल उसी में रहे। जैसे मैं लिखूं अगर सिर्फ 1.2, अब ये नॉन इंटीजर है। मैं लिखूं मिसाल के तौर पे सिर्फ 1.375, ये नॉन इंटीजर है। मैं लिखूं मिसाल के तौर पे 1.375 इंटू 100, अब ये भी नॉन इंटीजर है। क्यों भाई, कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा, एक और एक, दो, 2 प्लेस आगे जाने का मतलब है ये लिखा हुआ है 137.5, सही हो गया। ये आपके पास हो गया नॉन इंटीजर। अगर डेसिमल 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने के बावजूद आपके पास गायब नहीं हो रहा, और आपके पास जो है ना वो वहां पे क्या हो रहा है, रिटेन रह रहा है, तो आप कहोगे ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये आपके पास नॉन इंटीजर है। इस केस के अंदर ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में ये आपके पास नॉन इंटीजर हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरीके से निकालते हैं। अब एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और जो हमारे पास है करने के लिए वो ये है, अगर मैं आपसे कहूं हाउ मैनी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक अप अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। समझिएगा, जिसकी डिवीजन कमजोर है वो भी यहां सही हो जाएगी, जिसकी मल्टीप्लीकेशन कमजोर है वो भी यहां सही हो जाएगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक अप अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। अब पहले जरा सवाल की रूह को समझ लो, सवाल क्या क्या रहा है। देखो आपको ये बात पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। दो का कितना होगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब चार्ज क्यूमुलेटिव ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे सवाल वाला पूछ रहे यार कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनको जमा किया जाए या जिनको जोड़ा जाए तो आपके पास ये चार्ज आएगा। तो बताना आपने वही है कि भाई ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो कितने हैं। तो भाई तरीकाकार क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, एंड N विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ई। पढ़ चुके हैं ये चीज। अब Q कितना दिया हुआ है भाई, E 1 दिया हुआ है, E कितने है देखो 1.6 पावर माइनस 19, सही हो गया। अच्छा अब देखो जरा आगे चलते हैं। अब हमारे पास 10 पावर माइनस 19 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर प्लस 19। कैसे सर, ओ भाई जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर शिफ्ट हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस थी तो माइनस हो जाती है। अपॉन में मेरे पास क्या आ गया, अपॉन में मेरे पास आ गया मेरे बच्चे 1.6 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या किया जाए भाई, डेसिमल खत्म करना है। अब डेसिमल को खत्म करने का एक तरीका मैं आपको ऊपर सिखा के आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला। अब एक और तरीका सीख लो, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो करते रहना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स की खूबसूरती ये है कि अगर आप चीजों को प्रिंसिपल पे लेके चलोगे ना तो वो गलत कभी नहीं होते, ये खूबसूरती है। इसको आपने लिखा 16 डिवाइडेड बाय 10। देखो किसी भी डेसिमल वाले नंबर को इस तरह से ये लिखने का तरीका होता है, ये बेसिकली है वही जो भी आप पढ़ के आए हो। भाई अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ऊपर 1.6 इंटू 10 विल बिकम 16 और नीचे 10 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली कह दिया कि 1.6 को मैं लिख सकता हूं 16/10। ये जब पलटेगा डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो बन गया 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में आपके पास क्या आ गया 16। अब देखो 2 का टेबल तो याद ही होगा, 2 के टेबल से कैंसिल कर लो भाई से। 2 8 जा आपके पास होता है 16 और 2 5 जा आपके पास क्या होता है भाई 8 होता है 10 होता है, सही।
टू एट जा 16 और टू फाइव जा क्या हो गया 10 हो गया। अब 8 के टेबल से आपने 5 को कैंसिल करना है, सही है। 8 के टेबल से 5 को काटना है, कैंसिलेशन करना मुश्किल लग रहा है, यहां पे रख लो भाई, 5 को अंदर रखेंगे और 8 को डिवाइड कर रहे हैं। अब 8 के टेबल में 5 तो आता नहीं है डायरेक्टली, तो आपको यहां जीरो लगाना है, उसके लिए आपने यहां पे एक जीरो पॉइंट लगा दिया। 8 के टेबल में 50 या उससे छोटा नंबर कहां आता है, तो आपको पता है 8 6 टाइम्स होता है आपके पास 48। 50 में से 48 निकाला तो 2 आ गया। अब डेसिमल लगा हुआ है, जब डेसिमल लगा हुआ हो तो आप हर स्टेप पे एक जीरो लगा सकते हो। अब 8 के टेबल में 20 या उससे छोटा नंबर कहां आता है, 8 टू टाइम्स आपके पास होता है 16। 20 में से 16 निकाला 4 बच गया। अब डेसिमल लगा हुआ है, अब हर स्टेप पे एक जीरो खुद से लगा सकते हो, ये डेसिमल की प्रॉपर्टी है, बचपन में कभी दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाई गई होगी। 8 फाइव से आपके पास क्या हो जाता है 40 हो जाता है, ये हो गया आपके पास 40 और ये हो गया आपके पास जीरो बच गया, हो गया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास जो एन का वैल्यू आया, मेरे पास एन का वैल्यू आया 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अब बच्चा यहां से देखता है, जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ होता है ना, आधा पौना कॉन्सेप्ट लेके चल रहा होता है, देखता है बोलता है यार ये डेसिमल है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सर ने पता नहीं कैसे करा दिया, हमारी किताब में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ओ भाई ये आगे देख पावर नजर आ रही है पॉजिटिव में, जब पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट में जाएगा। कितनी पावर है 10 पावर 19, देखो 1 2 3, अगर मैं सिर्फ इसको 3 पावर आगे लेके जाऊं 625, अभी भी 10 की पावर 16 बचा हुआ होगा यहाँ पे। भाई अभी मैंने सिर्फ 3 पावर्स यूज करी है ना, इसको ऐसे समझो, मैंने 10 पावर 19 को ऐसे लिख दिया, 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16। 10 पावर 3 को मैंने यहां इसको मल्टीप्लाई करने में इस्तेमाल किया, डेसिमल 3 प्लेस आगे चला गया, अब हो गया डेसिमल खत्म। तो मैंने यही तो बताया था कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल गायब हो जाए तो वो इंटीजर ही नंबर है, ठीक है, वो सिर्फ लिखने का एक तरीका इंटीजर नंबर को 0.625 इंटू 10 पावर 19। गोया आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, अब अगर मैं 10 की पावर 16 को भी एग्जॉस्ट करूंगा तो आगे 0 0 0 आते जाएंगे। जैसे जब आप 2 को 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है 200, 2 के बाद 2 0। तो अगर मैं 10 पावर 16 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 625 के बाद 16 जीरोस आ जाएंगे। गोया इतने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के पास आएंगे तो उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज बनेगा। अब आपका सवाल क्या है करने के लिए, आपने ये करना है कि भाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक अप अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, how many electrons will make up a charge of 5 coulomb, how many electrons will make up a charge of 10 coulomb, and how many electrons will make up a charge of 20 coulomb। करने के बाद डाउट ग्रुप में इसका आंसर डालना और आपको वहीं पे इसका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मेरा बेटा इसी से रिलेटेड जो कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस हमारे और आए हुए वो भी आपके सामने ले आता हूं, यहां तक मुझे बता दो सब क्लियर। अब ये मेरे बेटा आपके सामने दो क्वेश्चन मौजूद हैं जो कि टॉपिकल पास पेपर है हमारे आज के उसका। बच्चे जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो देखो कोशिश करना कि बात मान के चलो, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आपने ये लेक्चर को दोबारा देखना है और आपने दो काम करने हैं। एक तो जो आपने नोट्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं बनाए होंगे, ठीक है अभी, तो आप वो नोट्स बनाना साथ साथ, क्योंकि अगर आपने साथ साथ बनाए हैं तो भी आपको दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट फिर आपको पूरा नहीं समझ में आया होगा। नोट्स बनाना आप, और दूसरे नंबर पे जो क्लास के क्वेश्चन है ना, जो जो भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, या वो टीपीबी का है या वो वैसे ही कराया क्वेश्चन मैंने, उसको कम से कम 3 से 5 दफा प्रैक्टिस करना, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर बहुत अच्छा समझ में आया हुआ तो 3 दफा कर ले भाई, नहीं आया हुआ तो 5 दफा करो, कम से कम प्रैक्टिस। वरना जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए चीजों को समझना और ग्रेस्प करना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। अब कहता है बॉडी हैज -80 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब देखो आपने जब लेक्चर को पढ़ा हुआ है ना और आपने लेक्चर का कॉन्सेप्ट फील किया हुआ तो आपको सारी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है। नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी बॉडी जो होती है वो शुरू में क्या होती है न्यूट्रल होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करती है तो क्या होता है उसके पास चार्ज आता है। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, हमने काम किया हुआ है, किस तरह से निकालोगे, एन विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ई। अब माइनस साइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्यू की जगह पे आ गया 80 इंटू 10 पावर -6, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज क्या होता है 16 इंटू 10 पावर -20। सर 16 क्यों लिख दिया आपने, इसलिए कि मेरे बच्चे मुझे पता है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.6 पावर -19 को, बस सॉल्व कर लो। अब 16 वन जा और 16 फाइव जा क्या होता है मेरे भाई 80 होता है। ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 20 इंटू 5, सही है। अब क्या बन गया भाई, अब देखो यहां पे 10 की पावर आपको नजर आ रही है, 10 की पावर का रूल याद रखना,
अगर 10 की पावर a × 10 की पावर b कहीं भी लिखा हो, बेसिस सेम है, तो 10 की पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पे 20 और -6 को आप ऐड कर दोगे तो ये बच जाएगा 10 की पावर 14। तो क्या आंसर आ रहा है? 5 × 10 की पावर 14 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो 5 × 10 की पावर 14 आंसर आ रहा है। अब इसी से मिलता जुलता आप एक सवाल और कर लो भाई। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता हूं कि यही वाला जो सवाल है, इस सवाल में आप कर लो कि भाई मिसाल के तौर पे था माइनस का 96 × 10 पावर -3 कूलम, या इसी को एग्जामिनर ऐसे भी कह सकता था माइनस का 96 मिली कूलम। तो बताओ कितने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैं आपको सवाल देता हूं भाई, एक था माइनस का 108 × 10 पावर -9 कूलम, या मैं इसे ऐसे लिखूं माइनस का 108 नैनो कूलम। तो आप बताओ कितने होंगे? मैं एक और सवाल दे देता हूं भाई, मिसाल के तौर पे माइनस का 64 माइक्रो कूलम। 3 सवाल आपके टीपीपी के मैंने और बना दिए। ये वाला सवाल जो था ये आपके पास पेपर का था, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन 3 और फ्रेम हो गए। अब ये सवाल आपने करने हैं। आगे देखो, अब अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, इससे अंदर से ना आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मुन्ना सा। क्या आपने अब तक ढंग से पढ़ी ये चीज या नहीं पढ़ी है? देखो कह रहा गया है, वन मेटेलिक स्फेयर ए इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। एक कोई मेटेलिक स्फेयर है मेरे भाई, पहले यहां दो मेटेलिक स्फेयर बना लेते हैं। मेटेलिक स्फेयर वही है, फुटबॉल की तरह का होता है। ठीक है, एक मेटेलिक स्फेयर ये आ गया भाई साहब, एक मेटेलिक स्फीयर मेरे भाई हमारे पास आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा क्या, कहते हैं वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, एक को दिया गया भाई पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली द सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपने इसे दिया इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये वाला सवाल जो है, ये वाला सवाल आपको नस के पास पेपर में मिल जाएगा। अक्सर नस के पास पेपर में ये सवाल कंपाइल हुआ हुआ होता है, 2016 के वेरिएंट का फेमस क्वेश्चन है नस का ये। ठीक है, अब देखो यहां पे जो इन्होंने ये वाली बात की है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, इसकी जरा कॉन्सेप्ट समझो। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज से मुराद यह है कि बेटा तूने जितने इलेक्ट्रॉन इससे लिए थे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसे दिए। भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दिया जाना, यही मतलब होता है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पढ़ चुके हैं ना हम तो कॉन्सेप्चुअली चीज को। इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन का लिया जाना, यानी कि आपने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब कह रहा क्या है, देन मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल। मास ऑफ ए बढ़ जाएगा, मास ऑफ बी कम हो जाएगा, मास ऑफ बी ज्यादा हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे सवाल का ना क्या है, आपको क्या कह रहा है, आपको देखो, जब तक आपने ये चार्जेस नहीं दिए थे, आपको सवाल वाले ने कहा कि आपके पास ये आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है। आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर का मतलब ये है कि जो मास ए का था वही मास बी का था। इसे कह देते हैं भाई, ए को पॉजिटिव चार्ज दिया ना, इसे कह देते हैं ए है, इसे कहते हैं बी है। भाई जो मास ए का था वही मास किसका था? बी का भी वही मास था। सही। अब आपने ए को कुछ इलेक्ट्रॉन, ए से इलेक्ट्रॉन ले लिए, आपने ए को चार्ज कैसा दिया? पॉजिटिव। बी को चार्ज कैसा दिया? नेगेटिव। यही कह रहे हैं ना? हाँ, on one metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge। गोया इससे इलेक्ट्रॉन अवे कर गए, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एड ऑन हो गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए चले जा रहे हैं तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक के पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का अपना कोई ना कोई मास होता है या नहीं होता? ऑब्वियसली होता है, भले बहुत कम होता है, प्रोटॉन के मुकाबले में 1836 गुना, 1836 टाइम्स कम होता है, लेकिन होता तो है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 पावर -31 किलोग्राम। अच्छा, जितने भी ए लेवल्स वाले बैठे हुए भाई, जहन में रखना, आपको कोई कांस्टेंट की शीट नहीं मिलती जैसे आपको वहां पे मिलती है अपने ए लेवल्स के अंदर। ठीक है, ए लेवल्स के अंदर आपको कांस्टेंट की शीट बिल्कुल मिलती है, चाहे आप कोई भी कोड दे रहे हो अपना पेपर का। यहां पे ऐसा नहीं होता, जहन में रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई जो हम पढ़ रहे थे। एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे उसका मास क्या होगा? बढ़ता चला जा रहा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे होंगे उसका मास क्या होगा? कम होता जा रहा होगा। भाई देखो ना, शुरू में दोनों का मास बराबर था, एक पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, नेगेटिव चार्ज आए तो उसका मास स्लाइटली बढ़ जाएगा। स्लाइड, कभी कभार एग्जामिनर इस इन किस्म के क्वेश्चन में ना स्लाइड का टर्म भी यूज कर लेता है। ठीक है,
स्लाइड कर रहा हूं क्योंकि जाहिर है इलेक्ट्रॉन का मास ही बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा फर्क आता है लेकिन आता है। और दूसरे का स्लाइटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बी का मास आपके पास थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि बी के पास नेगेटिव चार्ज है, और ए का मास थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल, गलत ऑप्शन है। मास ऑफ ए बढ़ जाएगा, नहीं वो तो कम हो जाएगा। मास ऑफ बी कम हो जाएगा, नहीं वो तो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी मुझे करेक्ट नजर आ रहा है, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। अगर यहां पे कहीं ऑप्शन देता कि मास ऑफ ए डिक्रीजेस तो वो भी सही होता, फिर लाजमी वहां पे कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होता कि जिसमें आपको मोर देन वन करेक्ट का आपको चॉइस दी हुई होती। तो ये मेरा बेटा हमारे पास जो था वो ओवरऑल इसका पहला लेक्चर था। अभी तक जितने लोगों ने बेसिक मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे हुए, मैं आज दोबारा से बेसिक मैथ्स के दो लेक्चर जो हैं 01 और 02 आपके पास शेयर करा दूंगा। कोशिश करना कि इस वीक में उसको पूरा करके रखो, क्योंकि हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कूलम्स लॉ का होगा। कूलम्स लॉ की जो कैलकुलेशन है उसमें आपकी बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर ज्यादा बेहतर ये होगा कि कल की क्लास से पहले एटलीस्ट बेसिक मैथ्स 01 आप मुकम्मल करके रखो, वरना कल की क्लास में तो जितनी मैथ्स चाहिए होगी वो मैं आपको सारी की सारी जिस तरह आज कराता गया हूं वैसे सारी की सारी साथ साथ कराता चला जाऊंगा।